हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक है स्रोत विधि। यह इतिहास शिक्षण के अध्ययन की एक महत्वपूर्ण विधि मानी जाती है। इतिहास में हम अतीत की घटनाओं का अध्ययन करते हैं और अतीत में जो भी घटनाएं हुई उनका पता लगाना एक कठिन कार्य है। वर्तमान समय में निवास करने वाला मनुष्य व्यक्तिगत रूप से इस बात का ज्ञान किस प्रकार से प्राप्त कर सकता है कि शताब्दियों पूर्व किसी देश में क्या हुआ। इतिहास तथ्यों पर आधारित होता है। उस समय के जो अवशेष चिन्ह हैं या जो लिखित साक्ष्य हैं वही इतिहास जानने के साधन हैं। उन्हीं के आधार पर अतीत की घटनाओं को जाना जा सकता है, उनका वर्णन किया जाता है। तो अतीत की घटनाओं से संबंधित जो अवशेष हैं उन्हें ही इतिहास का स्रोत कहा जाता है। अब स्रोतों का भी वर्गीकरण कई भागों में किया गया है। जैसे कि इतिहास के स्रोत भूतकाल के लोगों द्वारा छोड़े गए शेष चिन्ह थे। ये शेष चिन्ह विभिन्न रूप में पाए जाते हैं। इन शेष चिन्हों को अध्ययन की दृष्टि से कई भागों में बांटा गया है, जैसे पुरातात्विक स्रोत, साहित्यिक स्रोत और मौखिक परंपराएं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पुरातात्विक स्रोत की। पुरातात्विक स्रोत को भी 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला है स्मारक संबंधी स्रोत, पुरालेख संबंधी स्रोत और मुद्रा विषयक स्रोत। स्मारक संबंधी स्रोतों के अंतर्गत जो उस समय के भवन हैं, मूर्तियां हैं, बर्तन हैं, वे आते हैं। भारत में जो लॉर्ड कर्जन थे उन्होंने पुरातत्व विभाग की स्थापना की थी और इस विभाग ने मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, सारनाथ, काशी, तक्षशिला, पाटलिपुत्र, नालंदा, सांची, कौशाम्बी, भारहूत आदि स्थानों पर खुदाई कार्य करवाया और इन स्थानों से उन्हें प्राचीन इतिहास से संबंधित अनेक सामग्रियां मिली और इस खुदाई से जो वस्तुएं या सामग्रियां प्राप्त हुई वे उस काल के इतिहास जानने के महत्वपूर्ण स्रोत हैं। पुरातात्विक स्रोतों में नेक्स्ट जो है वो है पुरालेख संबंधी स्रोत। पुरालेख संबंधी स्रोत के अंतर्गत पत्थरों, स्तंभों, चट्टानों, ताम्रपत्रों, भवनों की दीवारों आदि पर खुदे हुए लेख एवं मूर्तियां आती हैं और इनके द्वारा भारतीय इतिहास के विभिन्न पक्षों से संबंधित जानकारियां मिलती हैं और विभिन्न शासन कालों से संबंधित, विभिन्न राजाओं से संबंधित, विभिन्न सभ्यताओं से संबंधित जानकारियां मिलती हैं। नेक्स्ट है मुद्रा विषयक स्रोत। प्राचीन काल के सिक्के जो कि तत्कालीन राजाओं, महाराजाओं एवं शासकों द्वारा जारी किए गए थे, ये सिक्के भारतीय इतिहास के जानने के महत्वपूर्ण स्रोत हैं। इन सिक्कों से राजाओं के शासनकाल, शासकों के शासनकाल के विषय में महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त होती हैं। साहित्यिक स्रोतों को देखेंगे। इन्हें भी निम्नलिखित वर्गों में विभाजित किया गया है, जैसे धार्मिक साहित्य, लौकिक साहित्य। धार्मिक साहित्य के अंतर्गत धर्म ग्रंथ आते हैं, धर्म से संबंधित ग्रंथ आते हैं। धार्मिक साहित्य में वेद, रामायण, महाभारत, पुराण, त्रिपिटक, उपनिषद आदि धार्मिक ग्रंथ आते हैं। ये धार्मिक साहित्य प्राचीन भारतीय इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण सामग्री प्रदान करते हैं। नेक्स्ट है लौकिक साहित्य। लौकिक साहित्य किसी धर्म से संबंधित नहीं होते, बल्कि इसकी रचना व्यक्तिगत रूप से व्यक्ति द्वारा की जाती है। तो सबसे पहले इसमें हम देखेंगे निजी साहित्य को। निजी साहित्य वे साहित्य हैं जिसकी रचना किसी लेखक ने व्यक्तिगत रूप से की हो, जैसे कि कालिदास का अभिज्ञान शाकुंतलम, विशाखा दत्त का मुद्रा राक्षस, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, बाबर का बाबरनामा, पाणिनि का अष्टाध्यायी, अबुल फजल का अकबरनामा इत्यादि रचनाएं निजी साहित्य में शामिल की जाती हैं। नेक्स्ट है सार्वजनिक साहित्य। सार्वजनिक साहित्य में प्राचीन काल के राजाओं, महाराजाओं या उनके अधिकारियों द्वारा जारी किए गए राजकीय आदेश, फरमान, सनद, संधि पत्र या फिर न्यायालय के निर्णय आदि सम्मिलित हैं। नेक्स्ट है विदेशी प्रमाण या फिर विदेशी यात्रियों द्वारा लिखे गए विवरण। इस वर्ग के स्रोत के अंतर्गत हम विदेशी यात्रियों
या फिर इतिहासवेत्ताओं, अनुसंधानकर्ताओं आदि के द्वारा प्रस्तुत या लिखित विवरण आदि को सम्मिलित करते हैं। इस संबंध में अल्बरूनी, ह्वेनसांग, फाहियान, मेगास्थनीज तथा पेट्रोकिल्स के नाम विशेष रूप से लिए जाते हैं, जिन्होंने भारतीय इतिहास का वर्णन किया है और इससे भारतीय इतिहास का पर्याप्त विवरण प्राप्त होता है इनके द्वारा लिखे गए विवरण से। अब जो इतिहास का स्रोत है वो है मौखिक परंपराएं। मौखिक परंपराएं भी इतिहास की अच्छी जानकारी देती हैं। ऐतिहासिक महत्व की अनेक बातें परंपराएं बन जाती हैं या लोक कहानियां तथा रीति रिवाजों का अंग बन जाती हैं। कम से कम ये स्थानीय इतिहास की जानकारी के लिए तो बड़े ही उपयोगी स्रोत होते हैं। अब कुछ विद्वान हैं, उन्होंने स्रोतों का वर्गीकरण 2 प्रकार से किया है। नंबर 1 मौलिक स्रोत और नंबर 2 सहायक स्रोत। मौलिक स्रोत के अंतर्गत भवन, सिक्के, नगर योजनाएं, स्मारक, अवशेष आदि आते हैं। साथ ही वैसे आज्ञा पत्र, फरमान या पत्र जो कि अपने मूल रूप में है, ये सभी मौलिक स्रोत के अंतर्गत आते हैं, अर्थात जो अपने मूल रूप में विद्यमान है। और सहायक स्रोत के अंतर्गत ग्रंथ, कहानियाँ, विवरण, जीवन चरित्र, आत्मकथाएं आदि आती हैं। अब हम यह देखेंगे कि इतिहास शिक्षण में स्रोतों का प्रयोग कब किया जा सकता है। तो इतिहास के शिक्षण में स्रोतों का प्रयोग प्रारंभ में भी कर सकते हैं। इतिहास में पाठ का शिक्षण प्रस्तावना स्तर पर किया जा सकता है। स्रोतों का प्रयोग करके छात्रों के पूर्व ज्ञान का पता लगाया जा सकता है। छात्रों में जिज्ञासा, रुचि जागृत करके शिक्षण के वातावरण को उपयुक्त बनाया जा सकता है। मध्य में, पाठ के मध्य में भी विषय वस्तु को बोधगम्य बनाने, शिक्षण को प्रभावी बनाने, छात्रों के ध्यान को एकाग्र रखने, उन्हें नवीन ज्ञान देने तथा उनके जिज्ञासा को शांत करने के लिए भी स्रोतों का प्रयोग किया जा सकता है। और पाठ की समाप्ति पर भी स्रोतों का प्रयोग किया जा सकता है, जैसे पुनरावृत्ति, सार लेखन या गृह कार्य के लिए स्रोतों का प्रयोग कर सकते हैं। हम देखेंगे कि स्रोत विधि के कौन कौन से गुण हैं। तो यह जो विधि है, यह इतिहास का वास्तविक तथा व्यवहारिक ज्ञान प्रदान करती है। स्रोत विधि शिक्षण को रोचक और प्रभावी बनाती है। स्रोत विधि छात्रों में जिज्ञासा उत्पन्न करने तथा जिज्ञासा को शांत करने के लिए उत्तम मानी जाती है। स्रोत विधि में छात्र सक्रिय रहते हैं और यह विधि परंपरागत शिक्षण विधियों के दोषों को दूर करती है। अब गुण के साथ साथ कुछ दोष भी इस विधि में हैं, जैसे कि यह विधि समय अधिक लेती है और पर्याप्त स्रोतों की व्यवस्था करना कठिन तथा खर्चीला भी है। नेक्स्ट, प्रत्येक अध्यापक कुशलतापूर्वक स्रोत विधि का प्रयोग नहीं कर सकता है और छोटी कक्षाओं के लिए स्रोत विधि उपयुक्त नहीं है। और स्रोत विधि के प्रयोग में भाषा संबंधी कठिनाई भी आ सकती है। अब यदि कुछ बातों का ध्यान रखा जाए तो यह विधि शिक्षण कार्य के लिए अत्यंत ही उपयोगी एवं प्रभावी हो सकती है, जैसे कि इस विधि का प्रयोग छोटी कक्षाओं में नहीं किया जाए या फिर शिक्षक पहले से ही उपलब्ध स्रोतों की जानकारी कर ले कि जिस भी पाठ को वह पढ़ा रहा है उसके लिए स्रोत उपलब्ध है या नहीं। फिर इसका प्रयोग निपुण शिक्षक या अध्यापक के द्वारा ही किया जाना चाहिए। नेक्स्ट है, स्रोतों का जो चुनाव है और प्रयोग सावधानी से किया जाना चाहिए और केवल शिक्षण के लिए स्रोत विधि का ही प्रयोग न करें, बल्कि इसके साथ साथ अन्य पद्धतियों या प्रविधियों का भी प्रयोग किया जाना चाहिए। तो यदि उपरोक्त सुझावों को ध्यान में रखकर इतिहास शिक्षण के लिए स्रोत विधि का प्रयोग करते हैं तो यह निश्चय पूर्वक कहा जा सकता है कि यह विधि इतिहास शिक्षण के लिए अत्यंत ही उत्तम विधि साबित हो सकती है।